कभी ध्यान दिया है जब कोई गलती करता है और उसके बाद भी माफ़ी आपको ही मांगनी पड़ जाती है तो अंदर ही अंदर कुछ टूटने लगता है। बाहर से आप शांत दिखते हो, लेकिन दिमाग धीरे धीरे मानने लगता है कि शायद सचमुच गलती आपसे ही हुई थी। यही खेल है अवचेतन मन का। मनोविज्ञान कहता है कि अगर बार बार आप बिना वजह झुकते रहो तो आपके अंदर एक फालतू का गिल्ट महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हर बार की बहस या टकराव की जड़ आप ही हो, जबकि हकीकत कुछ और होती है। सोच कर देखो कितनी बार आपने रिश्तों में शांति बचाने के लिए माफ़ी मांग ली होगी। जैसे मान लो कोई देर से आया और उसने आप पर ही चिल्ला दिया कि इंतज़ार क्यों करवा रहे हो। असल में तो गलती उसी की थी, लेकिन माहौल ख़राब ना हो यह सोचकर आप ही झुक गए और कह दिया, चलो मेरी भी गलती थी। उस पल सामने वाला शायद खुश हो गया, गुस्सा ठंडा हो गया, पर आपके मन ने एक अलग कहानी लिख ली। वह कहानी यह कि मैं ही गलत हूँ। तभी तो हर बार झुकना पड़ता है। यही जगह है जहाँ अवचेतन मन धीरे धीरे आपको दोषी मानने लगता है। यह समझना ज़रूरी है कि इंसान का दिमाग बहुत चालाक है। जब हम बार बार एक पैटर्न दोहराते हैं तो दिमाग उसी को सच्चाई बना देता है। अगर आप लगातार बिना वजह माफ़ी मांगते रहे तो वह पैटर्न आपके अंदर बैठ जाएगा और फिर हर बहस या हर रिश्ते में आप शुरुआत से ही हार मानकर चलेंगे। यही वजह है कि मनोविज्ञान कहता है सबसे पहले खुद से ईमानदार होना ज़रूरी है। खुद से पूछो कि क्या मैं सच में गलत हूँ या सिर्फ रिश्ते को बचाने के लिए झुक रहा हूँ। यह सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि जब सामने वाला बहुत करीबी हो, चाहे पार्टनर, दोस्त, भाई, बहन या कोई और, तो हम डरते हैं कि कहीं उसकी नाराज़गी रिश्ते को तोड़ ना दे। इस डर में इंसान झुक जाता है, लेकिन यह झुकना हमेशा अच्छा नहीं होता। यह धीरे धीरे आत्मसम्मान को खोखला कर देता है। एक छोटा सा उदाहरण सोचो। एक बच्चा है जिसे बार बार घर में छोटी छोटी बातों पर डांटा जाता है। हर बार उससे माफ़ी मंगवाई जाती है, चाहे गलती उसकी हो या ना हो। कुछ साल बाद वह बच्चा बड़ा होकर ऐसा इंसान बनता है जो किसी भी टकराव से बचने के लिए तुरंत सॉरी कह देता है। वह सोचता भी नहीं कि असल में गलती किसकी है। यही है अवचेतन मन का असर। जो आदतें बचपन से डाली जाती हैं वही बाद में हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। रिश्तों में भी यही कहानी दोहराई जाती है। सामने वाला अगर देखता है कि आप हर बार माफ़ी मांग लेते हो तो उसकी नज़र में आपकी अहमियत कम होने लगती है। मनोविज्ञान इसे कंडीशनिंग कहता है। मतलब अगर बार बार एक ही प्रतिक्रिया मिलती है तो इंसान उसे सच मान लेता है। अब सवाल यह उठता है कि इस सिलसिले को कैसे रोका जाए। सबसे पहला कदम है ईमानदारी से खुद को देखना। अगर गलती सच में आपकी है तो माफ़ी मांगना ताकत है, कमज़ोरी नहीं। लेकिन अगर गलती आपकी नहीं और फिर भी आप हर बार झुक रहे हो तो आपको खुद से कहना होगा अब बस। क्योंकि हर बार झुकने से रिश्ते नहीं बचते, बल्कि असमानता और बढ़ जाती है। यही वजह है कि मनोविज्ञान सलाह देता है कि ना कहना सीखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हाँ कहना। यह समझो कि माफ़ी मांगना रिश्ते की दवा है, लेकिन अगर दवा वहीं दी जाए जहाँ बीमारी है। अगर बिना बीमारी के दवा खाते रहोगे तो शरीर को नुकसान होगा। तो असली काम यहीं से शुरू होता है, खुद के भीतर झांकना। अगली बार जब भी हालात आए कि सामने वाला नाराज़ है और माहौल बिगड़ने वाला है तो ठहर कर खुद से पूछना, क्या इस बार सचमुच मेरी गलती है? अगर जवाब हाँ है तो तुरंत माफ़ी मांगो, लेकिन अगर जवाब साफ साफ ना है तो चुप रहना भी एक ताकत है। कभी कभी चुप्पी भी सामने वाले को आईना दिखा देती है। याद रखो, रिश्ते में बराबरी तभी रहती है जब दोनों अपने हिस्से की गलती स्वीकार करें। अगर हमेशा एक ही झुकता रहेगा तो रिश्ता बोझ बन जाएगा। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि किसी भी रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान की नहीं होती। अब जब यह साफ हो गया कि बिना वजह झुकना आपको अंदर से ही तोड़ देता है, तो अगला सवाल उठता है, जब आप बार बार झुकते हैं तो सामने वाले के दिमाग में क्या बैठता है? कभी गौर किया है जब आप बिना वजह झुक जाते हो तो सामने वाला धीरे धीरे यह मानने लगता है कि गलती सचमुच आपकी ही थी। यही है कॉन्फर्मेशन बायस का खेल। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वही मानता है जो उसकी सोच के हिसाब से सही लगे। अगर उसे शुरू से यह लगता है कि आप ही गलत इंसान हो तो हर बार आपका झुकना उसकी सोच को और मजबूत कर देता है। वह समझ ही नहीं पाता कि सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। सोचो, जैसे दो लोग बहस कर रहे हैं। एक ने गलती की लेकिन दूसरा रिश्ते की शांति के लिए माफ़ी मांग लेता है। बाहर से मामला सुलझ गया दिखता है, लेकिन अंदर से सामने वाले का दिमाग एक और लाइन खींच देता है। देखा, यह मान गया कि इसकी ही गलती थी। अगली बार जब कुछ होगा तो वह उसी पैटर्न को याद करेगा और फिर वही कहेगा, तुम ही हमेशा गलत होते हो। असल में इस बार गलती आपकी ना भी हो फिर भी आपको ही दोषी बना दिया जाएगा।
यहाँ असली मुश्किल यही है कि आप अपनी चुप्पी या झुकने को शांति का रास्ता समझते हो, लेकिन सामने वाला उसे आपके अपराध स्वीकार की तरह ले लेता है। यह इंसानी दिमाग की वही आदत है जिसमें वह सबूतों से ज़्यादा अपने पहले से बने विश्वास को मजबूत करता है। और जब आप बिना कारण झुकते हो तो उसे और भरोसा मिल जाता है कि हाँ, मैं ही सही सोच रहा था। अब सवाल उठता है कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। यहाँ सबसे अहम है अपनी बात को शांति से रखना। कई बार गुस्से में या बहस के दौरान हम सामने वाले को और भी जिद्दी बना देते हैं, लेकिन अगर आप धीमी आवाज़ में बिना ताने मारे सिर्फ सच बोलते हो तो उसके दिमाग को सोचना पड़ता है। जैसे अगर कोई कहे तुम हमेशा देर से आते हो, तुम्हारी वजह से सब बिगड़ता है, और आप तुरंत कह दो हाँ मेरी गलती थी, तो वह सोचने ही नहीं देगा कि शायद गलती उसकी भी हो सकती है। लेकिन अगर आप ठहर कर कहो आज मैं समय पर था, तुम देर से आए थे, मुझे बुरा लगा कि तुमने उल्टा मुझे ही दोषी बना दिया, तो बातचीत का संतुलन बदल जाता है। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि इंसान तब तक अपनी राय पर टिका रहता है जब तक उसे चुनौती सही तरीके से ना दी जाए। अगर आप चिल्लाकर या आरोप लगाकर अपना पक्ष रखते हो तो सामने वाला और ज्यादा जिद्दी जाएगा, लेकिन अगर आप शांत रहकर अपनी बात कहते हो तो उसके दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है, मतलब उसके विचार और हकीकत आपस में टकराते हैं। इस टकराव से वह सोचने पर मजबूर होता है कि शायद गलती मेरी भी रही हो। यहाँ कहानी समझने के लिए एक और उदाहरण लो। सोचो आप किसी के साथ बात कर रहे थे और उसने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भेजा। आप थोड़ी देर में रिप्लाई करना चाहते थे क्योंकि आप व्यस्त थे। थोड़ी देर बाद जब आपने रिप्लाई किया तो सामने वाला ताना मार देता है, इतनी देर क्यों ली, मुझे तो लग रहा था कि तुमने इग्नोर किया। अगर आप तुरंत ओह माफ़ करना मेरी गलती थी कह दें तो उसके दिमाग में यह सेट हो जाएगा कि हमेशा आपकी ही गलती होती है। लेकिन अगर आप कहें मैं सच में बिजी था और रिप्लाई अभी कर पा रहा हूँ, तो उसका दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करेगा, पर धीरे धीरे वह सोचने लगेगा कि क्या सच में गलती आपकी थी या शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। यह साइकोलॉजी रिलेशनशिप्स में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम हमेशा झुकते रहते हैं, चाहे मिस्टेक हमारी हो या ना हो, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली यह मानने लगता है कि वह हमेशा सही है और हम हमेशा गलत। इससे दूरी बढ़ती है, रिस्पेक्ट कम होता है और आप खुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। साथ ही जब आप अपने बात को शांत तरीके से रखते हैं तो आप ये सिग्नल देते हैं कि आपके बाउंड्रीज़ हैं। आप ये स्वीकार करते हैं कि आप रिप्लाई करने में थोड़ी देर कर सकते हैं। यह सामने वाले को सली ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद उसने भी थोड़ा पेशेंस या अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए थी। असल में रिश्तों में संतुलन बनाए रखने का मतलब यही है दोनों पक्षों की सुनवाई बराबरी से हो। अगर हमेशा एक ही व्यक्ति झुकता रहे तो धीरे धीरे रिस्पेक्ट और सीरियसनेस खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े रहते हैं तो रिलेशनशिप हेल्थी रहता है। कभी कभी लोग यह सोचते हैं कि अगर मैंने अपनी बात रखी तो रिश्ता बिगड़ जाएगा, लेकिन असलियत यह है कि अगर आप हमेशा झुकते रहोगे तो रिश्ता वैसे भी अंदर से खोखला हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ सम्मान कभी लंबे समय तक नहीं टिकता। सम्मान वहीं टिकता है जहां दोनों को अपनी बात कहने का हक मिले। तो जब भी लगे कि आप बिना वजह दोषी ठहराए जा रहे हो तो बस ठहर कर गहरी सांस लो और अपनी बात साफ साफ रखो। कोई बहस छेड़े बिना बस सच बोलो, क्योंकि जब सच शांति से बोला जाता है तो उसका असर चुपचाप दिमाग पर होता है। याद रखो, बातचीत का मकसद हार जीत नहीं होना चाहिए। मकसद होना चाहिए संतुलन, और संतुलन तभी बनता है जब दोनों अपनी बात रख सकें। अगर सिर्फ एक ही हर बार झुक जाएगा तो यह संतुलन हमेशा के लिए खो जाएगा। अब ज़रा सोचिए, अगर हर बार आप अपनी सफाई देते ही रहेंगे तो कई बार उसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। कभी कभी रिश्तों में ऐसा पल आता है जब आप बार बार अपनी सफाई देकर थक जाते हो, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं होता और आपको लगता है जितना आप बोलते जाओगे उतना ही वह आपके खिलाफ और पक्का होता जाएगा। ऐसे में चुप्पी एक ताकत बन जाती है। ये वही चुप्पी है जिसे लोग साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन मनोविज्ञान मानता है कि चुप्पी इंसान के दिमाग में सबसे गहरी हलचल पैदा कर देती है। सोचो, जब कोई आपको गलती का दोष देता है और आप तुरंत सफाई देने लगते हो, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, देखो यह वजह थी, वह वजह थी, तो सामने वाला आपके हर तर्क को काटने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि आप बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब आप कुछ नहीं बोलते तब उसके पास लड़ने के लिए शब्द ही नहीं बचते। यही वह पल है जहां उसके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, अगर यह सचमुच गलत होता तो जवाब क्यों नहीं देता, यह इतना शांत क्यों है, कहीं गलती मेरी ही तो नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान की आदत होती है खाली जगहों को भरने की।
अगर किसी कहानी में एक हिस्सा अधूरा रह जाए तो दिमाग खुद ब खुद उसे पूरा करने लगता है। यही खेल चुप्पी के साथ भी होता है। जब आप बिना बोले थोड़ी दूरी बना लेते हो तो सामने वाला उस चुप्पी को भरने के लिए सोचने लगता है और सबसे पहले शक उसी पर जाता है जिसने गलती की थी। मान लो आप और आपका दोस्त किसी बात पर बहस में उलझ गए। वह आप पर इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन आप कुछ कहने के बजाय बस चुप हो जाते हो और अपने काम में लग जाते हो। उस पल उसे लगता है कि आपने हार मान ली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसकी बेचैनी बढ़ती है। वह खुद सोचने लगता है, क्या मैंने ज़्यादा बोल दिया? क्या सच में गलती मेरी थी? क्यों यह बिना बोले ऐसे अलग हो गया? यही बेचैनी धीरे धीरे उसके भीतर अपराध बोध जगाती है। साइलेंट ट्रीटमेंट की ताकत यही है कि यह सामने वाले को उसकी ही सोच से टकरा देता है। जब कोई इंसान आपकी चुप्पी झेलता है तो उसे अपनी आवाज़ बहुत तेज़ लगने लगती है। उसे एहसास होता है कि वह शायद ओवर रिएक्ट कर रहा था। यह वैसे ही है जैसे कोई बंद कमरे में ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हो और सामने से कोई जवाब ना आए। धीरे धीरे उसे लगता है कि उसकी आवाज़ खुद उससे टकराकर वापस आ रही है। यही पल उसे सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन यहाँ एक बारीकी समझना ज़रूरी है। साइलेंट ट्रीटमेंट और ईगो का खेल अलग चीज़ें हैं। ईगो में आकर चुप रहना सामने वाले को सज़ा देने जैसा होता है, जिसमें नफ़रत या गुस्सा छिपा होता है। लेकिन अगर आप शांत रहकर बस दूरी बना रहे हो ताकि दूसरा इंसान खुद सोच सके, तो यह एक स्वस्थ रणनीति है। इसका मकसद सामने वाले को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि उसे आईना दिखाना होता है। मनोविज्ञान के हिसाब से जब आप चुप रहते हो तो सामने वाले का दिमाग सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में चला जाता है। वह अपनी हर बात, हर इशारे को दोहरा कर देखता है कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी। कई बार तो वह खुद आपसे आकर कहता है, शायद मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। यह वही बदलाव है जो ज़बरदस्ती बहस करके हासिल नहीं किया जा सकता। एक और उदाहरण लो। मान लो आपका पार्टनर हर छोटी बात पर गुस्सा दिखाता है और हमेशा आपको ही दोष देता है। पहले तो आप समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन जब देखते हो कि सामने वाला कुछ सुनना ही नहीं चाहता, तो आप बस चुप हो जाते हो और थोड़ी दूरी बना लेते हो। शुरू में वह और गुस्सा करेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी चुप्पी लंबी होगी, वैसे वैसे उसके मन में बेचैनी गहराती जाएगी, क्योंकि इंसान को आदत होती है प्रतिक्रिया मिलने की। जब उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह भीतर ही भीतर टूटने लगता है। यही वक्त होता है जब उसे अपने व्यवहार की सच्चाई दिखने लगती है। चुप्पी की ताकत यह है कि इसमें कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। यह सामने वाले को सोचने का स्पेस देती है और आपको भी। आप भी इस दौरान खुद को टटोल सकते हो कि सच में गलती कहाँ हुई थी। अगर गलती आपकी है तो आप बाद में शांत मन से माफ़ी मांग सकते हो, लेकिन अगर गलती सामने वाले की थी तो आपकी चुप्पी उसे उस सच्चाई से रूबरू करा देती है। याद रखो, हर बार सफाई देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना सबसे ज़ोरदार जवाब होता है, क्योंकि आवाज़ सामने वाले के कान तक पहुंचती है, लेकिन चुप्पी उसके मन तक। और जब किसी का मन सवालों से भर जाता है तो उसके पास भागने की जगह नहीं बचती। वह अपने आप जवाब ढूंढने लगता है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि सामने वाला बिना वजह आपको दोषी ठहरा रहा है और आपकी कोई भी सफाई काम नहीं आ रही, तो खुद को थका देने की बजाय बस शांत हो जाइए। चुप्पी से निकला असर शब्दों से कहीं ज़्यादा भारी होता है। यही वह पल है जहां आप बिना कुछ कहे भी सामने वाले के दिमाग में सबसे गहरी हलचल पैदा कर सकते हो। लेकिन चुप रहना हमेशा काफ़ी नहीं होता। कई बार सामने वाला अपनी ही कमियों को आप पर थोप देता है। ऐसे में आपको समझना होगा कि असल खेल प्रोजेक्शन का है। प्रोजेक्शन का खेल पेचीदा होता है। अक्सर लोग अपनी ही गलतियाँ, अपनी ही कमज़ोरियाँ, अपना ही गुस्सा या अधूरापन दूसरों पर थोप देते हैं। यह ऐसा होता है जैसे किसी के हाथ में कचरे का थैला हो और वह उसे खुद संभालने की बजाय आपके दरवाजे पर फेंक दे। आप सोचने लगते हो कि यह गंदगी मेरी है, लेकिन असलियत में वह बोझ उसका था। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को अपनी गलतियों का सामना करना सबसे मुश्किल काम लगता है, इसलिए वह खुद को बचाने के लिए उन्हें किसी और पर डाल देता है। सोचकर देखो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि सामने वाला आपसे नाराज़ दिखा, लेकिन असल में उसकी नाराज़गी किसी और चीज़ से थी। दिन भर का तनाव, ऑफिस का दबाव, परिवार की परेशानियां, इन सब का बोझ उसे कहीं तो निकालना था। और सबसे आसान रास्ता उसे वही दिखा जो सबसे करीब है, जो सुन भी लेगा और झेलेगा भी, यानी आप। इसीलिए उसने अपनी झुझुलाहट आप पर उंडेल दी। अब अगर आप उस ब्लेम को सच मानकर दिल पर ले लोगे तो बोझ आपके कंधों पर आ जाएगा, जबकि सच ये है कि बोझ उसका था। आपने बस उठाने की आदत डाल ली। प्रोजेक्शन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह धीरे धीरे आपकी आत्म छवि को बदल देती है।
जब बार बार आपको दोषी ठहराया जाता है तो दिमाग मानने लगता है कि शायद मैं ही सचमुच गलत हूँ। यही जगह है जहाँ पहचानना ज़रूरी हो जाता है कि सामने वाला असल में अपनी ही कमी आप पर डाल रहा है। यह उसकी अपनी असुरक्षा है, लेकिन वह आईना आपके सामने पकड़ देता है ताकि उसे खुद अपना चेहरा ना देखना पड़े। मनोविज्ञान बताता है कि यह प्रोजेक्शन अक्सर अनजाने में होता है। सामने वाला जानबूझकर ऐसा नहीं करता, बल्कि उसकी मानसिकता उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। वह खुद अपनी गलतियों से इतना डरता है कि उन्हें दूसरों पर थोप कर आराम पाता है। जैसे कोई इंसान जिसे चोरी करने की आदत हो, वह सबसे पहले दूसरों पर शक करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में वही छवि चल रही होती है और वह मान लेता है कि सब वैसे ही हैं जैसे वह खुद है। अब यहाँ आपकी समझदारी काम आती है। अगर आप इस खेल को पहचान गए कि सामने वाला अपनी झुझुलाहट आप पर डाल रहा है, तो उस ब्लेम को पकड़कर दिल में मत उतारिए। यह सबसे अहम कदम है। आपको बस मन में यह नोट करना है, यह उसका बोझ है, मेरा नहीं। सामने वाले को भी धीरे धीरे आईना नजर आने लगेगा कि उसकी आदत उसे ही भारी पड़ रही है। अगर आप इस बात को समझ लो और शांत रहकर मन में नोट कर लो कि यह प्रोजेक्शन है, तो आप खुद को बचा सकते हो। प्रोजेक्शन से बचने का सबसे आसान तरीका है दूरी बनाना। दूरी मतलब सिर्फ मानसिक दूरी। सामने वाला चाहे कितनी भी बार आप पर दोष डाले, आप भीतर से तय कर लो कि यह सच नहीं है। आपको हर बार सफाई देने की भी जरूरत नहीं होती। जितना आप सफाई दोगे उतना सामने वाला अपनी बात पर टिका रहेगा। लेकिन अगर आप भीतर से जानते हो कि यह उसकी आदत है, तो उसकी बात आपको हिला नहीं पाएगी। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि प्रोजेक्शन का शिकार अक्सर वही लोग होते हैं जो बहुत सहनशील और संवेदनशील होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सोचते हैं कि शायद सामने वाला सच कह रहा है और वह खुद को टटोलने लगते हैं। लेकिन यहाँ ठहर कर समझने की ज़रूरत है कि हर ब्लेम सच नहीं होता। कभी कभी वह सिर्फ सामने वाले का बोझ होता है जिसे उसने आपके कंधों पर डाल दिया। तो अगली बार जब कोई आपको बिना वजह दोषी ठहराए, तो बस खुद से कहो, यह मेरा बोझ नहीं है। जैसे ही आप यह सोचते हो, वैसे ही आपका मन हल्का हो जाता है और सामने वाले का प्रोजेक्शन उसके पास ही लौट जाता है। याद रखो, किसी की गलतियों का बोझ उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप अपनी गलतियों को पहचानो और सुधारो। बाकी जो सामने वाला अपने दोष आप पर डाल रहा है, वह उसका आईना है, आपकी तस्वीर नहीं। और जब आपको समझ आ गया कि हर बोझ आपका नहीं है, तब अगला कदम है अपनी बाउंड्रीज सेट करना। क्योंकि जहाँ बाउंड्रीज नहीं होती, वहाँ रिस्पेक्ट टिक ही नहीं पाती। रिश्तों में सबसे मुश्किल काम होता है सीमाएं बनाना। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब सामने कोई करीबी हो, दोस्त, पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य, तो ना कहना सबसे भारी पड़ता है। क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं सामने वाला हमें गलत ना समझ ले, कहीं रिश्ता ना टूट जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि जहाँ सीमाएं नहीं होती, वहाँ सम्मान भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मनोविज्ञान साफ कहता है कि जिन रिश्तों में हेल्दी बाउंड्रीज होती हैं, वहाँ लोग एक दूसरे को ज़्यादा इज्जत देते हैं और रिश्ते लंबे चलते हैं। सीमाएं बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप दीवार खड़ी कर लो और किसी को अपने पास आने ही मत दो। इसका मतलब है कि आप साफ साफ बता दो कि आपके लिए कौन सी बातें ठीक हैं और कौन सी नहीं। जैसे अगर आपको यह बुरा लगता है कि कोई हर बहस में आपको दोषी ठहराए, तो आपको एक बार शांत होकर कहना होगा, मैं बेवजह माफ़ी नहीं मांगूंगा। अगर गलती मेरी होगी तो मैं मान लूँगा, लेकिन अगर मेरी नहीं है तो मैं खुद को दोषी नहीं मान सकता। यह छोटा सा सवाक्य सामने वाले को साफ संकेत देता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं करोगे। मनोविज्ञान यह बताता है कि बाउंड्रीज बनाने वाले लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि रिश्ते बराबरी पर टिकते हैं, एक तरफा झुकने पर नहीं। जब आप अपनी बाउंड्री सेट करते हो, तो सामने वाला इंसान आपको इज्जत देने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि आप अपने लिए खड़े हो सकते हो। यही बात रिश्ते को बराबरी पर लाती है। सीमाएं बनाना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं सामने वाला हमें छोड़ ना दे। लेकिन सोच कर देखो, अगर कोई इंसान सिर्फ इसीलिए आपके साथ है क्योंकि आप हर बार झुक जाते हो, तो क्या वैसा रिश्ता असली है? असली रिश्ता वही है जिसमें दोनों की इज्जत बराबरी से बनी रहे। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बार कुचली जा रही है, तो उस रिश्ते में टिके रहने का क्या फ़ायदा? मनोविज्ञान में एक शब्द है असर्टिवनेस। इसका मतलब है अपनी बात को बिना डर और बिना गुस्से के साफ साफ कहना। यही बाउंड्रीज का असली रूप है। इसका कोई मतलब नहीं कि आप चिल्लाकर या झगड़कर अपनी सीमा तय करो। असली ताकत तब है जब आप शांत रहकर कह दो कि यह मेरे लिए ठीक नहीं है। इससे सामने वाले को दो बातें समझ आती हैं। पहली कि आप कमज़ोर नहीं हो, दूसरी कि आप अपने रिश्ते को बराबरी पर जीना चाहते हो। कभी कभी लोग ये सोचकर झुकते रहते हैं कि चुप रहना ही प्यार है,
जब आप हर बार माफ़ी मांगते हो तो आप प्यार नहीं बल्कि डर के कारण झुकते हो, और डर पर टिके रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चलते। इसलिए सबसे अहम है कि आप अपने अंदर यह ताकत पैदा करो कि जहाँ ज़रूरी हो वहाँ ना कह सको, क्योंकि हर ना एक दीवार नहीं होती। जब आप सामने वाले को बता देते हो कि आप बेवजह दोष नहीं लोगे, तो वह भी सोचने लगता है कि अब उसे अपनी गलती माननी होगी। तो अगली बार जब भी ऐसा लगे कि आपको फिर से बिना वजह माफ़ी मांगनी पड़ रही है, तो खुद को रोक लो। अपने मन में कहो, अगर गलती मेरी नहीं है तो मैं सॉरी नहीं कहूँगा। यही आपकी सीमा होगी, और यही सीमा आपको वह इज्जत दिलाएगी जो हर रिश्ते में सबसे ज़रूरी है। याद रखो, बाउंड्रीज बनाने का मतलब किसी को दूर करना नहीं है, बल्कि खुद को खोने से बचाना है। और जब आप खुद को खोने से बचाते हो तभी रिश्ते भी सच्चाई और बराबरी पर टिकते हैं। लेकिन कभी कभी बाउंड्री सेट करने के बाद भी सामने वाला मानने को तैयार नहीं होता। तब असली काम शुरू होता है उसे उसके अपने शब्द और कर्म का फ़र्क दिखाना। रिश्तों में और ज़्यादा पेचीदा मोड़ तब आता है जब सामने वाला अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। चाहे आप कितनी भी सफाई दे दो, कितने ही तर्क सामने रख दो, हमेशा अपनी राय पर टिका रहता है। यहाँ पर खेल शुरू होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस का। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहाँ इंसान के कहे हुए शब्द और उसके किए गए काम आपस में मेल नहीं खाते। उन्हें लगता है कि उनकी बातें और उनका व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल सही हैं, जबकि असलियत में उनके बीच गहरा विरोध होता है। अब सोचो, अगर कोई आपको कहे कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की बहुत परवाह है, और उसी वक्त वही इंसान आपको बार बार बेइज्जत कर दे, तो क्या यह परवाह लगती है? सामने वाला अपने शब्दों से कुछ और कह रहा है, लेकिन उसके काम बिल्कुल उल्टे हैं। यही कॉग्निटिव डिसोनेंस है। इस टकराव को इंसान के लिए स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर वह मान ले कि उसका व्यवहार उसके शब्दों से अलग है, तो उसे खुद पर शर्म महसूस होगी। इसलिए वह बार बार अपनी गलती को दबाता है या आपकी ही कमियां निकालकर अपनी सफाई ढूंढने लगता है। ऐसी स्थिति में सीधी बहस अक्सर बेकार जाती है। जितना आप कहोगे कि देखो तुम गलत हो, उतना ही वह और जिद्दी हो जाएगा। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान तभी अपने विरोधाभास को मानता है जब उसे सटल यानी हल्के और साफ तरीके से आईना दिखाया जाए। मतलब आपको गुस्से से या ताने देकर नहीं, बल्कि शांत अंदाज में उसके शब्द और कर्म का फर्क दिखाना है। उदाहरण से समझो, मान लो कोई आपको कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, लेकिन जब आपको सचमुच उसकी ज़रूरत पड़ी तो वह गायब हो गया। अब अगर आप सीधे कह दो कि तुम झूठे हो, तुमने कभी साथ नहीं दिया, तो शायद वह और बहाने बनाने लगेगा। लेकिन अगर आप हल्के से कहो, मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, पर उस दिन जब मैं सबसे ज़्यादा अकेला था, मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तो यह वाक्य उसके भीतर सवाल खड़ा कर देगा। उसके अपने शब्द और उसके काम टकरा जाएंगे। वह चाहे तुरंत ना माने, लेकिन उसके मन में हलचल शुरू हो जाएगी। यही सरल तरीका कॉग्निटिव डिसोनेंस को जगाता है। इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या मैंने वाकई अपने कहे के उलट काम किया, और यही सोच धीरे धीरे गिल्ट की तरफ ले जाती है। उस गिल्ट से बचने के लिए कई बार इंसान खुद अपनी गलती मान लेता है ताकि उसका दिमाग शांत हो सके। एक और कहानी लो। किसी रिश्ते में एक पार्टनर बार कहता है, मैं तुम्हारी राय की कदर करता हूँ, लेकिन जब भी कोई फैसला लेना होता है तो वही अकेले तय कर लेता है और आपकी बात को इग्नोर कर देता है। ऐसे में अगर आप गुस्से से बोलो, तुम कभी मेरी सुनते ही नहीं, तो झगड़ा बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप शांत होकर बोलो, तुमने कहा था कि मेरी राय तुम्हारे लिए अहम है, पर जब यह फैसला लिया गया तो मेरी राय कहीं घूम हो गई, तो यह वाक्य उसके भीतर गूंजने लगेगा। यही सटल असर है जो धीरे धीरे दीवार तोड़ता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान अपने भीतर विरोधाभास को लंबे समय तक झेल नहीं पाता। या तो वह अपने शब्द बदल देता है या फिर अपने कर्म सुधारता है, और जब आप उसे बिना आक्रामक हुए उसका विरोधाभास दिखाते हो, तो वह ज़्यादा चांस है कि अपने कर्म बदलने की कोशिश करेगा, क्योंकि शब्द बदलना आसान है। लेकिन अगर शब्दों का प्रमाण पहले से दिया जा चुका है, तो इंसान अपने काम बदलकर ही उस गैप को भरता है। इस मोड़ पर सबसे बड़ी कला है धैर्य, क्योंकि कॉग्निटिव डिसोनेंस का असर तुरंत नहीं दिखता। सामने वाला शायद उसी वक्त ना झुके, बल्कि उल्टा चिढ़ भी जाए, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग उस टकराव को महसूस करता रहेगा। और इंसान का दिमाग जब तक उस विरोध को हल नहीं कर लेता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। इसलिए याद रखो, आपको सामने वाले को जबरदस्ती दोषी साबित नहीं करना है। आपको बस उसके शब्द और काम का फर्क उसकी आंखों के सामने रख देना है। मानो जैसे आप आईना पकड़कर कह रहे हो, यह देखो, यह तुमने कहा था और यह तुमने किया। फिर चुप हो जाओ। उस चुप्पी में उसका दिमाग खुद उससे सवाल पूछेगा, और जब दिमाग खुद सवाल पूछने लगता है तो जवाब भी वह खुद ढूंढता है।
तो अगर अगली बार कोई इंसान अपनी गलती मानने से बच रहा हो तो गुस्से में साबित करने की कोशिश मत करना। बस उसे सटल तरीके से उसकी ही बात और उसके काम का फर्क दिखा दो। यही कॉग्निटिव डिसोनेंस की ताकत है और यही वह पल है जहां सामने वाला धीरे धीरे मानने लगता है कि गलती दरअसल उसी की थी। और जब यह सब हो जाए तो आखिर में बात फिर उसी जगह लौटती है, माफ़ी की। क्योंकि असली सवाल यही है कि माफ़ी कब रिश्ते को मजबूत बनाती है और कब वह हमें कमज़ोर कर देती है। माफ़ी को लोग अक्सर कमज़ोरी मान लेते हैं। जैसे अगर आपने सॉरी कह दिया तो मतलब आप छोटे हो गए, आपने खुद को गिरा लिया। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलटी है। माफ़ी दरअसल ताकत है, क्योंकि हर किसी में हिम्मत नहीं होती कि वह अपनी गलती स्वीकार करें। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी फ़र्क है, माफ़ी वही मायने रखती है जहाँ सचमुच गलती आपकी हो। अगर आप बिना वजह हर बार झुकते रहोगे तो आपकी सॉरी का मूल्य ही खत्म हो जाएगा। सामने वाला सोचेगा कि यह तो आदत है, बस हर बार माफ़ी मांगकर मामला ख़त्म कर देते हो। फिर वह आपकी गलती हो या ना हो, आप पर दोष डालना आसान समझेगा। यही वह जगह है जहां अनावश्यक गिल्ट आपको तोड़ने लगता है। मनोविज्ञान साफ कहता है कि जब इंसान लगातार ऐसी चीज़ों की जिम्मेदारी लेता है जो उसकी नहीं होती, तो उसका अवचेतन मन उसे दोषी मानना शुरू कर देता है। धीरे धीरे गिल्ट आपकी सोच पर हावी हो जाता है। आप छोटी छोटी बातों में भी खुद को गलत मानने लगते हो और जब गिल्ट आदत बन जाए तो सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे मिटने लगती है। यही वजह है कि ज़रूरी है आप अपने भीतर साफ कर लो। गलती अगर मेरी है तो मैं सॉरी बोलूँगा, लेकिन अगर नहीं है तो मैं बेवजह झुकूंगा नहीं। एक छोटी सी कहानी समझो। दो लोग बहस कर रहे हैं। एक ने गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल दिया और रात भर चैन नहीं आया। सुबह उसने जाकर कहा, कल मैंने तुम्हें तकलीफ दी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यह माफ़ी कमज़ोरी नहीं थी, बल्कि उसके रिश्ते को बचाने की ताकत थी, क्योंकि उसने अपनी गलती मानकर सामने वाले को इज्जत दी। वहीं दूसरी तरफ सोचो, अगर किसी ने कुछ भी गलत नहीं किया और फिर भी हर बार सॉरी बोल दिया, तो धीरे धीरे सामने वाला यही मानेगा कि गलती हमेशा उसी की होती है। ऐसे में माफ़ी रिश्ते को बचाने के बजाय उसे खोखला कर देती है। माफ़ी का सही इस्तेमाल रिश्ते को गहरा बनाता है, क्योंकि इंसान जब अपनी असल गलती मान लेता है तो सामने वाले के दिल में उसके लिए भरोसा बढ़ता है। उसे लगता है कि यह इंसान ईमानदार है, अपनी गलतियों से भागता नहीं। लेकिन जब आप बिना गलती के भी माफ़ी मांगते हो तो आप रिश्ते को ईमानदार नहीं बल्कि झूठे संतुलन पर टिकाते हो। वह संतुलन बाहर से ठीक लगता है, लेकिन अंदर से दोनों को दुख होता है। मान लो एक रिश्ते में बार बार झगड़े हो रहे हैं। हर बार एक ही इंसान माफ़ी मांग लेता है, चाहे गलती उसकी हो या ना हो। बाहर से तो लगता है कि रिश्ता चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के बीच दूरी बढ़ रही है, क्योंकि सामने वाला टेकन फॉर ग्रांटेड करने लगा है और जो बार बार झुक रहा है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म हो रही है। ऐसे रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चलते। असली मजबूती वहीं आती है जहां दोनों बराबरी पर खड़े हो और दोनों अपनी गलतियों को मानने की ताकत रखते हो। याद रखो, माफ़ी कोई बोझ नहीं है, यह एक हीलिंग प्रोसेस है। यह इंसान के ईगो को छोटा करती है, लेकिन दिल को बड़ा बना देती है। मगर यह तभी असरदार है जब यह सच पर टिकी हो। सच के बिना माफ़ी बस एक दिखावा बन जाती है, और दिखावे रिश्तों को कभी गहरा नहीं बनाते। तो सबसे अहम बात यही है, अनावश्यक गिल्ट को छोड़ दो। हर छोटी बड़ी बात पर खुद को दोषी मानना आपके दिमाग को बीमार कर देता है। अंत में यही समझो कि माफ़ी एक कला है, और यह कला तभी खूबसूरत लगती है जब उसका इस्तेमाल सही जगह किया जाए। गलतियों को मानना आपको छोटा नहीं बनाता, बल्कि रिश्ते में आपकी अहमियत बढ़ाता है। लेकिन जहाँ गलती आपकी हो ही ना, वहाँ बेवजह झुकना सिर्फ आपको कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि रिश्ते को भी खोखला कर देता है। इसलिए खुद को याद दिलाते रहो, माफ़ी शक्ति है, लेकिन उसी वक्त जब वह सच्चाई पर टिकी हो। अगर आप अपने रिश्तों में असली रिस्पेक्ट और बैलेंस चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समझना सीखिए अपनी बाउंड्रीज बनाना और धैर्य के साथ हर चुनौती का सामना करना। क्योंकि जब आप खुद के लिए खड़े रहते हैं तभी सामने वाला आपको सच में इज्जत देना सीखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जुड़े पायु 69 के साथ, जहां हर वीडियो आपको मानसिक मजबूती, क्लैरिटी और रिश्तों में समझदारी देने के लिए है। याद रखिए, बदलाव वही करता है जो खुद के लिए खड़ा हो, अपनी ताकत को पहचानता हो और सही समय पर सही कदम उठाता हो। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।